हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं अमोनिया का कैरेक्टर टेबल से संबंधित वीडियो। तो कैरेक्टर टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे उसके एक एक चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एमएससी लेवल या फिर आप नेट CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए, बीच में स्किप ना कीजिए। अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं तब की स्थिति में आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस वीडियो को और रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टर टेबल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अमोनिया के लिए कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे जिसमें आपका पॉइंट ग्रुप भी शामिल है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स भी शामिल है और कैरेक्टर के निकालने के जो तरीका है, रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, मूल्यांकन सिंबल के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। आपने क्या है, जब स्कूल में पढ़े थे स्कूल से निकलने के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया था। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपकी जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो गुण हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह कैरेक्टर टेबल भी है जो कि किसी रासायनिक अणु, किसी मॉलिक्यूल की जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको इंगित करता है। उसके सारे कैरेक्टर्स इसमें समाहित होते हैं। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉइंट ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज अ कैरेक्टर टेबल विच इज जनरली कंस्ट्रक्टेड विद हेल्प ऑफ GOT। दिस इज नोन एज द कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरी का भी उपयोग किया जाता है। आगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैरेक्टर टेबल की स्ट्रक्चर या उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करें, अपर लेफ्ट सिंबल जो रहेगा वह पॉइंट ग्रुप के लिए रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट ग्रुप अपर लेफ्ट C3V यहाँ पर निकाला गया है। यह कैसे निकाला गया है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यह कैरेक्टर टेबल आप प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। यह अमोनिया का ही कैरेक्टर टेबल है जिसका पॉइंट ग्रुप C3V होता है। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप को यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा जाता है, अपर कॉर्नर पे। ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट अपना क्या कहता है देखेंगे, टॉप रो शोज द ऑपरेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस। यहाँ पर सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स को ही यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशंस का नाम दिया गया है जो कि यहाँ पर क्लासेस में वर्गीकृत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है कि द लेफ्ट कॉलम गिव्स द मूल्यांकन सिंबल फॉर ईच ऑफ द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब ये थर्ड जो आपका मूल्यांकन सिंबल है वो कहाँ पर है, देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये सभी जो है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं जिसको मूल्यांकन सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमने तीसरा कर लिया था, अब चौथा है द रोज एट द सेंटर ऑफ द टेबल गिव द कैरेक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको बीच में जो दिख रहा है यह है कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। अब बेसिक फंक्शन भी दो भागों में डिवाइड है। कैसे देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है वह ट्रांसलेशनल एक्सिस है और साथ ही साथ रोटेशनल एक्सिस भी प्रदर्शित किया जाता है। ट्रांसलेशनल एक्सिस वास्तव में XYZ को प्रदर्शित करता है, जबकि रोटेशनल एक्सिस किस एक्सिस से आप रोटेट कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है, जो कि RZ, RY, RX हो सकता है रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, और लिनियर एक्सिस या फिर ट्रांसलेशनल एक्सिस की बात करें तो उसे XYZ से शो किया जाता है। और जो बेसिक फंक्शन है उसमें यह वाला जो हिस्सा है इसे क्वाड्रेट फंक्शन कहा जाता है XYZ का, जैसे कि XY, YZ, X स्क्वायर, Y स्क्वायर आदि। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट्स। इसमें और कुछ छूटा है क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हमने द रो एट द सेंटर ये वाला कर लिया था, और जो पांचवा है राइट सर्टेन फंक्शंस, बेसिक फंक्शन के बारे में भी हमने बात कर लिया है। ये कंप्लीट हुआ, आपको समझ आया। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। अमोनिया के लिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, जो कि कैसा इसका शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। यहाँ पर होता है लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण यहाँ थोड़ा सा बैंड यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के बॉन्ड, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वह इसकी तुलना में छोटा होगा, और जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री मान सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 120 डिग्री रोटेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 120 डिग्री है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो है इतना
इसका पूरा एक वृत्त बना रहा है, घूमेगा तो, है ना। तो इस वृत्त का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं दो चीज़ों यानी कि दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच के बारे में बात करें, सॉरी, ठीक है, दो एटम के बीच के एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो 120 डिग्री होता है। तो अगर 120 डिग्री इसका एंगल है, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे, आपका ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालेंगे। आपने सीखा होगा कि जो ऑर्डर ऑफ एक्सिस है उसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है 360/थीटा होता है। थीटा जो है इसका जो एंगल है वह उसका वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री थीटा यहाँ पर मान रखने पर 360/120 आपका जो वैल्यू मिलने वाला है वह होगा 3, ठीक है। तो आपको पॉइंट ग्रुप इससे मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट से ही आपका पॉइंट ग्रुप निकलने वाला है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स में 4 सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स हैं। चलिए, हमने यहाँ पर क्या निकाला है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकाला है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्सिस अपने पास 3 निकल कर आया है, जिसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्सिस अपना निकल कर आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, वास्तव में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री फॉर अमोनिया हम देख रहे हैं। तो अमोनिया में आपको पता होगा जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इनमें हमें चेक करना है कि कौन कौन से अमोनिया में है। तो अमोनिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं ये वाले जो जेड एक्सिस है उसको। तो ऐसे जो है एक इमेजिनरी एक्सिस हम पास कराते हैं जेड एक्सिस के थ्रू। तो क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है वह तो कटा, लेकिन हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नहीं कटा है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एक्सिस है आप यहाँ पर देख सकते हैं नहीं कटा हुआ है, ठीक है। इसके बीच से घुसा हुआ है, आप समझ सकते हैं ये लकीर। तब की स्थिति में क्या होगा, अगर आप इसको रोटेट कराते हैं 120 डिग्री से, तो ये वाला जो फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन एटम है वह इस थर्ड एटम के पास चला जाएगा, और ये जो थर्ड एटम है वो सेकंड एटम के पास, और ये सेकंड वाला फर्स्ट के पोजीशन पर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये रोटेट कर रहा है, हमारा 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर रोटेट कर रहा है। 3 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हो गया आपका C3, और C3 यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पर निकाला है। वैसे हमने यहाँ पर Cn होना था, जहाँ n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ एक्सिस पहले ही निकाला हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था थीटा करके n = 360/120 = 3, ये 3 की वैल्यू हुई यहाँ पर रखा, और यहाँ पर C3 यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिली है, हमने निकाल लिया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और हमने देखा n = यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकाल लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको ई से शो किया जाता है, यानी कि इसमें क्या करें कि हमारा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें हम कुछ भी परिवर्तन ना करें, यह इसका मतलब होता है। या फिर आप 360 डिग्री रोटेशन करते हैं तब की स्थिति को ई से शो किया जाता है। जैसे कि ये हमारा जेड एक्सिस है, और इसके थ्रू हम इसे 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये वापस से अपने प्रथम स्थिति यानी कि जो पहले इसकी ओरिजिनल स्थिति थी वैसी स्थिति में आ जाएगा। जैसे अगर यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन अगर 360 डिग्री रोटेट करेगा, यानी कि वृत्त से इस प्रकार से यह वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, यह भी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, और यह भी अपने पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल, चाहे वह कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें आइडेंटिटी हमेशा ही रहता है। आप आंख मूंद कर भी इसे डाल सकते हैं, आइडेंटिटी वाला जो है इसमें रहता ही है। अब हमको क्या क्या मिल चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ एक्सिस और आइडेंटिटी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसमें देखने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं, देखिए यह हमारा जेड एक्सिस है। अब इस जेड एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, एक जो प्लेन है उसको पास कराते हैं। प्लेन को जब आप पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वह भी कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 हाइड्रोजन है यह एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस साइड अगर अपना हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसकी पोजीशन, है ना। और उसी तरह यहाँ पर का जो आपका
हाइड्रोजन है वो यहाँ पर दिखेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर आप प्लेन डाल रहे हैं जो कि C3 एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसे सिग्मा वी कहा जाता है। सिग्मा वी का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा वी से प्रदर्शित किया जाता है। एक और क्या है देखिए, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल और तीसरा होता है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया में क्या है? सिग्मा वी है। अब यहाँ पर अगर आप सिग्मा एच को चेक करेंगे तो सिग्मा एच प्रेजेंट है क्या? तो सिग्मा एच क्या होता है? यह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जस्ट 90 डिग्री का यहाँ पर रहेगा। तो इस 90 डिग्री का प्लेन अगर हम डालते हैं तो देखिए अमोनिया में तो बैंड शेप है और इस प्रकार से अगर इसमें हम प्लेन डालते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं कट रहा है और रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पर सेम एटम भी प्राप्त नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर तो लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर प्लेन डाला है तो प्लेन डालने के बाद इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें यह वाला जो प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वह प्रेजेंट नहीं है। हॉरिजेंटल के लिए याद रखेंगे, वर्टिकल के लिए तो यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है। जैसा कि हमने कहा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर साइड साइड में हाइड्रोजन को रख दिया गया है। अब ये हाइड्रोजन के जस्ट जैसा कि हमने आपको बोला कि प्लेन डालना है तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन कटेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह मिरर इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिले, रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिले। एक और चीज़ आपको पता होगी, n की जो वैल्यू रहती है उतनी ही संख्या में आपका सिग्मा वी भी होती है। तो n की वैल्यू अपने पास कितना है? 3 है। 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 सिग्मा वी अपने पास है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है 3 सिग्मा वी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सिमेट्री होते हैं, आपको पता है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमने देख लिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री को यहाँ देख लें है कि नहीं। देखिए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ये सेंट्रल मेटल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर एटम से होते हुए आप जितनी दूरी से यहाँ पर गए तो हाइड्रोजन मिला, उतना ही आप पीछे जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, अब बचा एक, वह क्या है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी हमें जो है इसके लिए अगर हम कैरेक्टर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अब उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, आइडेंटिटी और प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को मिल चुका है। अब पॉइंट ग्रुप आप देखेंगे, हमको क्या मिला है? C3 और सिग्मा वी। तो यहाँ पर C3 का मतलब है n की वैल्यू अपने को मिला था, है ना। और क्या है, सिग्मा n की वैल्यू, Cn की वैल्यू अपने को मिल चुका है, n सिग्मा वी मिल चुका है। और जब Cn रहता है और n सिग्मा वी रहता है तब की स्थिति में जो आपका पॉइंट ग्रुप रहता है वह होता है CnV। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए और उसके बाद इसका जो v है वहाँ यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से जो आपका पॉइंट ग्रुप होता है अमोनिया के लिए वह हो जाता है C3V। आगे देखें तो यहाँ पर अब हम कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना जानेंगे। ड्राइविंग द कैरेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया। चूँकि पॉइंट ग्रुप देख चुके हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस देख चुके हैं, अब हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं। कैरेक्टर्स के लिए ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसी के थ्रू हम कैरेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं एक बार। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट GOT फॉर ड्राइविंग द कैरेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ IR इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, यह हमारा फर्स्ट था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑर्डर के इक्वल होगा। ऑल द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर।
तो आगे इसके बारे में पूरा हम इस पॉइंट को पूरा समझने वाले हैं। तो यहाँ पर C3 भी पॉइंट ग्रुप है, ये हमने निकाल चुका है। 3 सिग्मा भी है, यह भी हम जान चुके हैं। इसके अलावा ऑर्डर इसमें 6 होता है। ये ऑर्डर हमने कैसे निकालना है आप यहाँ पर देखेंगे, हमने सिमेट्री ऑपरेशंस को यहाँ पर लिख दिया है। ये पॉइंट ग्रुप है और ये सिमेट्री ऑपरेशंस है। और इस सिमेट्री ऑपरेशंस के ऊपर आप ध्यान देंगे तो सिमेट्री ऑपरेशंस में ई जो आपको दिख रहा है आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आइडेंटिटी सिमेट्री ऑफ ऑपरेशंस की संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पर C3 के आगे में 2 लिखा हुआ आपको मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि C3 की जो संख्या है वह 2 है। तो यहाँ पर 2 सिमेट्री ऑफ ऑपरेशंस हैं C3 की। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एक कॉलम में रखे हुए हैं और इसकी जो वैल्यू है 2C3, यानी कि यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा जब आप इसको करेंगे। और तीसरा आप देखेंगे सिग्मा वी में भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, आगे में 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 सिग्मा वी है, यानी कि 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इस अमोनिया मॉलिक्यूल में देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे पहला वाला, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, तो इन्हीं को तो आपको जोड़ना है जी। यहाँ पर ई है, ई की वैल्यू हमने क्या रखना है 1, क्योंकि इसके आगे में केवल 1 लिखा हुआ है। 2C3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 3 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो ऑर्डर निकल कर आ गया 6, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब क्लासेस की संख्या आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सिमेट्री ऑपरेशंस निकाला है हमने क्या क्या सिमेट्री ऑपरेशंस निकाले हैं? हमने निकाला है ई की वैल्यू निकाली है, यानी कि आइडेंटिटी सिमेट्री ऑफ ऑपरेशन निकाला है, और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाला है। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों से ही डिसाइड होता है यहाँ पर आपका जो कॉलम है, आपके जो क्लासेस हैं। क्लासेस की संख्या यहाँ पर 3 हो गई। अन्य पोस्टुलेट्स में हम इन चीज़ों के बारे में और भी विस्तार से देखने वाले हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं। पोस्टुलेट्स के थ्रू ये और भी क्लियर होंगे कि यहाँ पर 3 क्यों है, यहाँ पर 3 ही क्यों है। तो यहाँ पर 3 क्यों है ये तो हम बता चुके हैं, इस रो में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल बाय यूजिंग ऑफ GOT पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोला गया है कि जो आपका नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वह नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होगा। नंबर ऑफ क्लासेस चूंकि आपके सिमेट्री ऑपरेशंस के बराबर है, तो सिमेट्री ऑपरेशंस के जो संख्या नहीं है, सिमेट्री ऑपरेशंस के प्रकार के आधार पर यह विभाजित होता है क्लासेस। और इस सिमेट्री ऑपरेशंस के जो प्रकार हैं उसी के आधार पर जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी संख्या डिसाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, उसी तरह यहाँ पर रो की संख्या आप देखेंगे तो 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को IR1, IR2, IR3 से शो किया गया है, जिनकी वैल्यू हमें अभी याद करना है मूल्यांकन सिंबल, जैसा कि हमने आपको जो है कैरेक्टर टेबल पहले में दिखाया भी हुआ है। उन सभी को हम निकालेंगे। IR1 की वैल्यू क्या निकलने वाली है, L1, L2 और L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3, इन सभी की वैल्यू। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया। फर्स्ट पोस्टुलेट ने क्या किया, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जितना आपकी क्लासेस होंगी उतना ही आपके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पोस्टुलेट की ओर। सेकंड पोस्टुलेट के तहत क्या बोला गया है, इफ द डायमेंशन ऑफ 3 IR be L1, L2, L3, so the square of dimension of IR is equal to order of group। अब देखेंगे L1, L2, L3। वैसे आइडेंटिटी के कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो आइडेंटिटी के कैरेक्टर्स हैं उन्हें डायमेंशंस भी कहा जाता है। और इन डायमेंशंस के स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशंस क्या है, L1, L2, L3, जो कि यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, और इन डायमेंशंस को क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। तो L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, L3 स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो कि हमने निकाला है 6, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यह जो फॉर्मूला है बन गया है। तो अब हमको क्या करना है, L1, L2, L3 की वैल्यू इस प्रकार से लेना है कि उसकी जो वैल्यू है वह 6 आ जाए। तो 6 आने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग करना है। आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए कि इसकी जो वैल्यू है पूरा टोटल योग जो है 6 आए। तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं L1 की वैल्यू 1 है, L2 की वैल्यू भी 1 है, L3 की वैल्यू हम 3 रखते हैं। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका निकल गया
अब यहाँ पर आप इसको जोड़कर देखिए, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पर आ गया ना आपका ऑर्डर 6। तो इस प्रकार से आप L1 व L2 की वैल्यू निकाल पाते हैं, L1 L2 L3 की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को आपको पुट आउट करना है। जैसे L1 की वैल्यू हमने कहा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और वो L2 की वैल्यू भी 1 मिला है तो उसको भी लिख दिया। L3 की वैल्यू अपने को 2 मिला है। एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा ये डायमेंशंस हैं, और डायमेंशंस हैं तो अगर 1 है तो 1 डायमेंशन है, अगर 2 लिखा है तो 2 डायमेंशन है। इस प्रकार देखते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल में 2 डायमेंशंस भी उपलब्ध है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है। अब हम तीसरा पोस्टुलेट की ओर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑल द IRs इज इक्वल्स टू ऑर्डर। जितने भी आपके कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की स्क्वायर हैं, उनके योग का बराबर होगा ऑर्डर। अब इसको एक फॉर्मूले के रूप में दर्शाया गया है। क्या है? GE x1 स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, और GC3 x1 स्क्वायर C3 प्लस G सिग्मा V x1 स्क्वायर सिग्मा V इज इक्वल टू H। आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं? देखिए GE लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आपका जो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसकी संख्या को शो करता है GE। तो GE की वैल्यू यहाँ पर अमोनिया के केस में 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम GC3 की वैल्यू को हम भी देख लेते हैं। तो GC3 की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 2 रहेगी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है 2। और G सिग्मा V की वैल्यू की बात करें तो G सिग्मा V की वैल्यू 3 रहेगा, जो कि यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर मतलब लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम आगे देखें अन्य चीज़ों को। तो देखिए हमने GE की वैल्यू तो निकाल ली, GC3 की वैल्यू पता है और G सिग्मा V की वैल्यू पता है। यह भी पता लग गया कि हाँ यह जो है सिमेट्री ऑपरेशंस की संख्या को शो करता है। लेकिन x1 स्क्वायर क्या है और x1 स्क्वायर इसमें तीनों में ही लिखा हुआ है। तो E के केस में क्या है? C3 की और सिग्मा V भी आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए x1 स्क्वायर E, इसके बारे में। तो यह जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है इसको x1 से यहाँ पर शो किया गया है, और इसका स्क्वायर माने कि यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर होने वाला है। अब इसमें आगे में ई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होगा कि x1 तो रो आपका है ही, लेकिन कॉलम क्या होगा? जो आइडेंटिटी का ऑपरेशंस का जो कॉलम है वह कॉलम इसमें आएगा। तो इसमें का x1 स्क्वायर ई लिखा है, इसका मतलब आपका L1 को शो कर रहा है। ठीक है, और L1 का जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं L1 इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान रखना है कि M1 व N1 की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं निकाला है, जिसको अभी हम निकाल रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू मिलेगी और इसमें पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर तो x1 स्क्वायर ई आपको समझ में आ गया क्या होगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर x1 स्क्वायर C3 को देखना होगा कि हमारा फर्स्ट रो तो है ही, लेकिन जो C3 वाला कॉलम है वह रहेगा, यानी कि हमारा M2 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर x1 स्क्वायर सिग्मा v के बारे में बात करें तो यह सिग्मा v n1 इज इक्वल टू 1 में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये n1 जो है वह इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम रखने की कोशिश करते हैं और इसको हल करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू आता है m1 व n1 के लिए। तो अगर हमने जैसा कि कहा है कि GE की वैल्यू रहेगा वह 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रख देते हैं। x1 स्क्वायर इंटू ई यहाँ पर है x1 स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट रो है, और इस फर्स्ट रो में हमारा आइडेंटिटी का जो वैल्यू है लेना है, यानी कि L1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, जिसका स्क्वायर अपने को लेना था। स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका इतना का वैल्यू हो गया। अब हमारा प्लस का साइन रहेगा। अब प्लस के साइन के आगे आप देखेंगे GC3 की वैल्यू हमने निकाला है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। हमें क्या करना है? x1 स्क्वायर C3 की वैल्यू यानी कि M1 की वैल्यू अपने को निकालना है, और x1 स्क्वायर C3 इसको हमने कहा। अब यहाँ पर G सिग्मा V की वैल्यू कितना है? 3 है, उसको रख दिए। और आगे में क्या है? x1 स्क्वायर सिग्मा V, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है N1 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? M1 और यहाँ पर है N1, तो इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर फिर से हम उपयोग करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। 1 into 1 आपका 1 ही आने वाला है, और
यहाँ पर रखेंगे। देखिए M1 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और N1 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तब के केस में आपका जो वैल्यू है वह 6 आता है कि नहीं। अगर 1 रख रहे हैं तो 2 इंटू 1 इंटू 1 होगा और 3 1 जा 1 होगा और 3 2 5 हो गया और 1 6 हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू है 6 भी आ जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो N1 की वैल्यू है हमने 1 रखा और M1 की वैल्यू भी 1 रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें ये वैल्यू भी यहाँ पर कैरेक्टर टेबल में ड्रॉ कर देना है कैरेक्टर्स को। इस तरह से आपका M1 और N1 भी मिल गया। आगे देखते हैं अगला पोस्टुलेट्स। तो चौथा पोस्टुलेट्स क्या कहता है, फ्रॉम GOT वी नो दैट कैरेक्टर ऑफ 2 IR बिलोंगिंग टू सेम पॉइंट ग्रुप आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सो वी अप्लाई दिस रूल। तो ऑर्थोगोनल होने के कारण जो आपका IR1 और IR2 या फिर IR1 इंटू IR3 आप इनका जब गुणा करेंगे तो उसका ऑर्थोगोनल होने के कारण इनकी जो वैल्यू होगी वह 0 होगी। अब ये IR1 यहाँ पर क्या है, ये वाला आप देख रहे हैं, इतनी वैल्यू जो है IR1 के लिए है, ये IR2 के लिए है। अगर IR1 और IR2 का गुणा किया गया है मतलब L1 का गुणा L2 के साथ होगा, M1 का गुणा M2 के साथ होगा, N1 का गुणा N2 के साथ होगा। और अपने को पता है ऑपरेशंस की संख्या भी अपने को लिखना होता है, जिसे GE और GC3 और G सिग्मा V से शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब M2 और N2 की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, आप ध्यान से देखिएगा। तो GE की वैल्यू अपने को पता है और क्यों लिखा गया है अपने को पता है। IR1 और IR2 के लिए यहाँ पर X1E यानी कि फर्स्ट रो आइडेंटिटी का और सेकेंड रो आइडेंटिटी वाला यानी कि L1 और L2 का गुणा यहाँ पर किया गया है। वैल्यूज़ अपने को इन दोनों का पहले ही निकाल लिया है, हमें M1 और N2 की वैल्यू निकालनी है, अभी नहीं निकला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमने देख लिया। इसी तरह यहाँ पर भी लिखा गया है GC3 X1 C3 X2 C3। तो इसमें से हमें X2 C3 की वैल्यू निकालनी है और इसमें X2 सिग्मा V की वैल्यू निकालनी है, आपको इसे देख लेंगे। और फार्मूला की जो वैल्यू है अपने को रखना है। तो यहाँ पर GE की वैल्यू 1 हो गया और X1E की वैल्यू भी हमने क्या निकाला है 1 हो गया और X2E की वैल्यू अपने को ज्ञात करना है क्या कि है अपने पास। देखो X2E अपना ये है और X1E ये है और GE की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तीनों हो गया ना, आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं इस वाले में GC3 यानी कि इसमें से GC3 यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और M1 की वैल्यू अपने को पता है तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। X2 की जो X2 है उसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है C3 के केस में, तो यह हम निकालने वाले हैं। वास्तव में ये M2 यहाँ पर लिखना था बट सेम है, कोई बात नहीं, उसको ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, उसकी वैल्यू को न लिखकर X2 C3 को यहाँ पर लिखा गया है। 3 इंटू 1 कैसे आया, यानी कि G सिग्मा भी समझ में आ गया होगा अब आपको। और 1 कहाँ से आया, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमें दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। फिर से यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं और इसकी -1। आप इसे उल्टा भी रख सकते हैं, आपकी वैल्यू आना चाहिए 0 बराबर, है ना। फिलहाल हम यहाँ पर जैसा रखना है वैसा रखते हैं। इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू -1 रखते हैं। तो क्या होगा देखिए 1 है, यहाँ पर 2 1 जा 1 निकल जाएगा और 3 1 जा -3। तो यहाँ पर -3 और 2 + 1 यानी कि 3 - 3 = 0 आ गया, है ना। तो यही तो अपने को चाहिए था, 3 - 3 = 0। ऑर्थोगोनल है तो 0 आ गया। इस प्रकार से हमें इन दोनों चीज़ों की भी वैल्यू मिल चुकी है M2 एंड N2 की। तो इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर पुट आउट कर दिया है M1 और M2 एंड N2 की वैल्यू को। तो यहाँ पर है 1 एंड -1। हम M3 को X मान रहे हैं और M3 को Y मान रहे हैं, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में इजी हो। तो यहाँ पर उसे X एवं Y के रूप में हम निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। हमारा अगला जो पोस्टुलेट है वह क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ X Y Z कैन बी डिटरमाइंड बाई टेकिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ IR1 इंटू IR2 और IR2 इंटू IR3। हमारा केस फर्स्ट क्या कहता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 के साथ गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो यहाँ पर अपने पास जो है, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अपने पास 2 केस बनते हैं, या तो IR1 का गुणा कर सकते हैं IR2 के साथ या फिर IR2 का गुणा कर सकते हैं IR3 के पास। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस मिलने वाले हैं, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों को जोड़ने पर आपको X और Y की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन दोनों को। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको।
आपका फॉर्मूला यहाँ पर इस बार नहीं समझा रहे हैं क्योंकि यह उसी तरह से निकलने वाला है। जी ई का वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 1 और x1 ई की वैल्यू भी अपने को मिला है 1 और x3 ई की वैल्यू भी अपने को पहले ही मिल चुका है 2, है ना। इसको सबसे पहले निकाले थे। अब आगे आ जाते हैं, प्लस का साइन है और प्लस के साइन के बाद आपका GC3 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2 और x1 की वैल्यू 1 और x3 C3 की वैल्यू अपने को ज्ञात करना है जिसे हमने x माना है। और आगे बात करें जी सिग्मा वी की वैल्यू हमने 3 निकाली है, ठीक है। x1 सिग्मा वी की वैल्यू 1 है और x3 सिग्मा वी की अपने को निकालना है जिसे हमने y माना है इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि हमने कहा, ठीक है। ऑर्थोगोनल होने के कारण यहाँ पर इक्वल में 0 रखते हैं। तो अब इसको हल करते हैं तो 2 1 जा 1 होगा और यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर 3y होगा, ठीक है। तो 2 + 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0 आया। इस 2 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। प्लस में है तो इस साइड आकर ये माइनस हो गया है। अब केस 2 देखते हैं, जब IR2 और IR3 का गुणा करते हैं तब आपको ये वाला फार्मूला देखने को मिलता है। इस फार्मूला में क्या करते हैं, अब वैल्यू को उसी तरह से रखते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर रखा। तो वैल्यू पुट आउट करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर गुणा करते हैं 2 1 जा 1 और 2x और -3y यहाँ पर आपको देखने को मिला इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 यहाँ पर वैल्यू आएगा। इक्वेशन 2 और फर्स्ट को यहाँ पर प्लस करते हैं। प्लस करने पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस करने पर -2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, उसको यहाँ पर लिखा गया है। और -3y और +3y को हम प्लस करते हैं तब की स्थिति में 0 आएगा, ठीक है। और 2x + 2x इज इक्वल टू 4x और इस 4 को अगर इस साइड भेजते हैं तो बटे में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू -4/4, ठीक है। यहाँ पर उसको शो किया गया है, ठीक है। इसको अब यहाँ पर कटाएंगे 4 × 4 तो यहाँ पर वैल्यू आ गया -1। इस प्रकार से जो आपका x का वैल्यू है वह -1 निकल कर आया। अब y की वैल्यू की बात करें, यहाँ तो y पूरी तरह से कट ही गया है, उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, लास्ट वाला जो आपका कैरेक्टर्स है वह भी मिल चुका है। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए -1 और ये 0, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या क्या देखा है आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा है पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री, ऑपरेशंस, फिर कैरेक्टर्स हमने देख लिए। अब इस कैरेक्टर से हम मूलिकन सिंबल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कुछ रूल्स हैं। देखिए, मूलिकन सिंबल निकालना है, अगर 1 डायमेंशनल है तब की स्थिति में अलग रहेगा, 2 डायमेंशनल 3D के लिए अलग है, ठीक है। तो हमारे पास तो अमोनिया में दोनों ही चीज़ें हैं, 1 डायमेंशन भी है और 2 डायमेंशन भी है। 1 डायमेंशन के केस में हम A और B का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम A का इस्तेमाल कब करेंगे और B का कब करेंगे, अगर जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यह सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, यानी कि यह प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में होगा तो सिमेट्रिक होगा और सिमेट्रिक होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ए सिमेट्रिक रहेगा तब की स्थिति में बी का प्रयोग करेंगे। हमारे पास तो सिमेट्रिक ही है, प्लस प्लस में है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं दोनों ही स्थिति में। अब यहाँ पर 1 और 2 क्यों लिखा गया है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले हम जो ई कैसे आया उसको देखेंगे। ई क्यों आया, क्योंकि हमारा 2 डायमेंशन रहता है तो हम ई का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है। अगर 3 रहता तो यहाँ पर हम 3 करते। हमने देखा है कि हमारे पास कोई भी सब्सिडायरी एक्सिस नहीं था। सब्सिडायरी एक्सिस नहीं था तब की स्थिति में इफ़ नॉट प्रेजेंट देन, अगर हमारा सिग्मा वी को हम देखते हैं, अगर सिमेट्रिक है तब की स्थिति में +1 रहेगा। +1 है इसका मतलब हम 1 रख देंगे। अगर -1 है, एसिमेट्रिक है तब की स्थिति में 2 लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, हमारा जो मूलिकन सिंबल्स है A1 और A2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक बेसिक फंक्शन को निकालने की बात है तो यहाँ हम इस वीडियो में आपको नहीं बता रहे हैं, जो वीडियो की लेंथ है काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। वैसे आपको इसको याद रखना होता है कि अमोनिया के केस में क्या होता है या अदर केस में क्या होता है। हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं किसी अन्य वीडियो में, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको निकाल के आपको बताएंगे बेसिक फंक्शन को, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।